हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की कड़ी चल रही है जिसमें आपको एसएससी से लेकर बीएड तक के सभी एग्जाम्स की तैयारी दोस्तों करवाई जा रही है। चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स, स्टेट लेवल कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे संबंधित टॉपिक वाइज सिलेबस आपको करवाया जाएगा दोस्तों। तो आज का हमारा विषय है जीव विज्ञान और टॉपिक है दोस्तों सूक्ष्म जैविकी। एक ऐसा टॉपिक जिससे बार बार जो है दोस्तों कोई कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन में मिस मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। ये दोस्तों सामान्य विज्ञान की कड़ी का पार्ट नंबर 20 होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है, दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है। दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका कारण होता है लैक्टोबैसिलस एंजाइम। ऑप्शन तीसरा दोस्तों। ठीक है, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। अगला, जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण कर आंसू प्रभावित होने में कमी आती है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, इंटरफेरोन। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों, इंटरफेरोन। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से मैं कथन सही बताना है दोस्तों। तो सीधा आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन पहला, अधिसंख्यक जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। ऑप्शन पहला दोस्तों इसका जवाब सही होगा। अगला देखिए कि टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। बार बार पूछा जाता है टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। तो इसका संबंध है दोस्तों विषों से, जहर से है इसका संबंध। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों, टॉक्सिकोलॉजी। अगला देखते हैं कि वह विषाणु जो कैप्सिडीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है, क्या कहलाता है। वह विषाणु जो कैप्सिडीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है, क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है दोस्तों, याद रखिए, केंद्रकाभ उसे कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा, केंद्रकाभ। अगला देखिए कि जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था। जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था। तो ये खोजा गया था दोस्तों, याद रखिए, फ्लेक्स डी हेरेल एवं फ्रेडरिक ट्वार्ट के द्वारा जीवाणु भोजी खोजा गया था दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिकाओं की संख्या कितनी होती है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है दोस्तों, याद रखिए, शून्य। ऑप्शन फोर्थ, 0 होती है जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिकाओं की संख्या। अगला है कि कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है। कैक्टस में सूल जो होते हैं किसका रूपांतरण होते हैं।
तो वो होते हैं दोस्तों, याद रखिए, माइकोप्लाज्मा का रूपांतरण होते हैं। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है। तो ये विद्यमान है दोस्तों, याद रखिए, मक्खन में। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है कि सीरे या मोलिसेज जिसे कहा जाता है, से अल्कोहल प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है। सीरे से अल्कोहल प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है। तो इस विधि का नाम है दोस्तों किण्वन। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रकीर्णव बदलता है। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है। तो ये बदलता है दोस्तों, याद रखिए, जाइमेज एंजाइम बदलता है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप एक भी क्वेश्चन जो है छोड़िएगा नहीं। अगला, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है। तो ये है दोस्तों विषाणु। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि नानबाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर मिलाने के कारण क्या है। तो इसका कारण है दोस्तों ऑप्शन तीसरा, खाद्य मान ऊंचा करने के लिए। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला है कि इन्फ्लुएंजा विषाणु में क्या होता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु में क्या होता है। तो इन्फ्लुएंजा विषाणु में होता है दोस्तों केवल आरएनए। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए कि फाइलेरिया किसके द्वारा होता है। फाइलेरिया किसके द्वारा होता है। ये होता है दोस्तों विचेरिया ब्रैंक्रोफटाई द्वारा, ये फाइलेरिया रोग होता है। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। अगला देखते हैं कि काली मौत किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काली मौत किसे कहते हैं। तो काली मौत कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, प्लेग को। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। अगला है कि साधारण जुकाम पैदा किया जाता है। साधारण जुकाम जो होता है वो किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो ये पैदा किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, वायरस द्वारा। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला, पेयजल में एंटमीबा हिस्टोलिटिका का होना किसका संकेत है।
पेयजल में एंटमीबा हिस्टोलिटिका का होना किसका संकेत है? तो ये संकेत होता है दोस्तों प्रदूषित जल का। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा, प्रदूषित जल का। अगला है कि कुछ सूक्ष्मजीवी की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनःचक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इन सूक्ष्म जीवों को? ये कहते हैं दोस्तों अपघटक। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा कीट मनुष्यों में निद्रालु व्याधि फैलाता है परंतु वन्यजीवों के लिए निरापद है और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है? तो इसका जवाब होगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीसी मक्खी उसे कहा जाता है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा कवकी रोग है? कौन सा एक कवकी रोग है? ये है दोस्तों दाद। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। अगला देखते हैं कि डेंगू किस से फैलता है? आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण क्वेश्चन है, डेंगू किस से फैलता है? तो डेंगू जो है दोस्तों सबको पता होगा मच्छर से फैलता है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। अगला यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनटों में विभाजित होते हैं तो 2 घंटों में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? तो ये बनेंगे दोस्तों ऑप्शन तीसरा 64। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला है कि जीवाणु या वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? जीवाणु वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों? ये मापी जाती है, याद रखिए दोस्तों, वृद्धि मापी द्वारा ये मापी जाती है। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। अगला देखिए कि जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है दोस्तों जीवाणुओं द्वारा। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला है कि चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? हर बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये चाहे भी कोई एसएससी का एग्जाम हो या स्टेट लेवल एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है। तो ये किया था दोस्तों एडवर्ड जेनर ने इसका आविष्कार किया था। ऑप्शन तीसरा दोस्तों। अगला देखिए कि पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन बनाई थी दोस्तों, ये बनाई थी
जोन्स ई साल्क ने बनाई थी दोस्तों। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा जोन्स ई साल्क। अगला है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार ये किया था दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आविष्कार किया था पेनिसिलिन का। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। बार बार पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो ये प्राप्त की जाती है दोस्तों, याद रखिए, फफूंद द्वारा ये प्राप्त की जाती है। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम जो है किस खोज से संबंधित है। तो इनका नाम संबंधित है दोस्तों पेनिसिलिन से। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए कि जीवाणु में कौन सा एसिड संग्रहित होता है। जीवाणुओं में कौन सा एसिड संग्रहित होता है। तो ये होता है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। सल्फ्यूरिक एसिड जीवाणुओं में संग्रहित होता है, याद रखिए। अगला गलसूआ या मम्प्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। गलसूआ एक वायरल रोग है जो किस में सूजन पैदा करता है दोस्तों। ये सूजन पैदा करता है कर्णपूरक या ग्रंथि में, पैरोटिड ग्रंथि में। ये जो है दोस्तों सूजन पैदा करता है गलसूआ रोग। ठीक है, ऑप्शन पहला। अगला देखते हैं हम कि निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है। निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है। तो ये पैदा करता है दोस्तों प्रोटोजोआ। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है। ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है। तो ये होता है दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, और बार बार एसएससी एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि टीबी रोग जो है या तपेदिक जिसे कहा जाता है, तपेदिक या टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिए 24 अप्रैल को। बार बार आता है दोस्तों ये भी क्वेश्चन, आप इसको भी देख लीजिएगा। 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ठीक है, अगला है कि वायरल संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है दोस्तों जुकाम। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है। कौन सा दर्द का निवारण करता है, दर्द निवारक कौन है दोस्तों।
तो ये है दोस्तों एनल्जेसिक। एनल्जेसिक इसका नाम है, ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। अगला देखते हैं कि दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है। दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है। ये होती है दोस्तों फंगल प्रकार की। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। अगला देखते हैं कि चेचक होने का कारण क्या है। चेचक होने का कारण क्या है दोस्तों। तो इसका कारण है वेरियोला वायरस। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। वेरियोला वायरस के कारण जो है चेचक होता है, ऑप्शन दूसरा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। हमें गलत कथन चुनना है दोस्तों। तो इसका सीधा आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। एड्स से एनोजेनेटिकल मस्से पैदा होते हैं। ये बात जो है दोस्तों गलत है, ऑप्शन फोर्थ। ठीक है। अगला है कि बीसीजी प्रतिरक्षण किसके लिए होता है। बीसीजी प्रतिरक्षण जो होता है दोस्तों वो होता है, आपको सबको पता होगा, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ऑप्शन दूसरा। ठीक है। अगला, टाइफाइड पैदा किसके द्वारा किया जाता है। टाइफाइड पैदा किसके द्वारा किया जाता है। तो ये पैदा किया जाता है दोस्तों साल्मोनेला टाइफी द्वारा ये पैदा किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, चेचक होने का कारण क्या है। चेचक होने का कारण क्या है दोस्तों। तो चेचक होने का कारण है दोस्तों वेरियोला वायरस, इसका कारण होता है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। चेचक का कारण होता है दोस्तों वेरियोला वायरस, और एड्स का होता है रेट्रो वायरस। दोनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है। वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है दोस्तों ये है ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार दोस्तों किसने किया था। लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार दोस्तों वो किया गया था, हेंसन ने किया था। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब हो दोस्तों। अगला देखते हैं कि अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम होती है। रक्तता में निम्नलिखित में से दोस्तों ये कम होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा सबसे कम होती है। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, काला अजार ज्वर का संचरण किस से होता है। काला अजार जो होता है दोस्तों, काला अजार बुखार का संचरण होता है दोस्तों, याद रखिए, सिकता मक्खी के काटने से। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा, सिकता मक्खी के काटने से।
अगला है कि जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं। जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं। तो ये है दोस्तों यक्ष्मा या तपेदिक। ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा। अगला है कि बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता कब चला था। तो ये पता चला था दोस्तों 1997 में। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। अगला है कि माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है। माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित करता है दोस्तों ऑप्शन पहला श्वास संबंधी अवयवों को। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला है कि टेटनस का कारण क्या होता है। टेटनस का कारण क्या होता है दोस्तों। तो टेटनस का कारण होता है ऑप्शन पहला क्लोस्ट्रीडियम। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। टेटनस का कारण क्लोस्ट्रीडियम होता है। ठीक है दोस्तों, तो लीजिए आपकी वीडियो होती है यहाँ पर कंप्लीट दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।